बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल कहानियों की दुनिया में खुश आमदीद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अपने बीवी की चिंगारती हुई आवाज ने एकदम मेरी आंख खोल दी। मैं बेदिली से उठ बैठा। सुबह सुबह ये तेज आवाज मेरे दिमाग पर बहुत असर करती थी और सारा दिन मेरा बहुत बुरा गुजरता। आज भी ऐसा ही हुआ था। मैं अभी कुछ देर और सोना चाहता था, लेकिन मेरी बीवी की तेज ऊंची आवाज ने मुझे होश की दुनिया में ला खड़ा किया और मैं बेजारी से उठ बैठा। इन दिनों में गर्मी भी अपने जोबन पर थी। रात जैसे बहुत था जिसकी बदौलत नींद भी नहीं आ रही थी और फिर खुदा खुदा करके आग लगी तो सुबह सुबह ही नाजिया ने शोर मचा कर उठा दिया। हमेशा ऐसे कहता था, आहिस्ता बोला करो, बच्चों के साथ नर्म मिजाजी से बात किया करो, इस तरह बच्चे पर बुरा असर पड़ता है। लेकिन ना जाने वो किस कबीले की औरत थी कि इसको मेरी बात समझ ही नहीं आती थी। शायद घर के हालात और तंगदस्ती की वजह से इसका मिजाज इस तरह का हो गया था, वरना शादी के शुरू के दिनों में तो वो जिस तरह नर्म मिजाज और धीमे अंदाज में बोलती थी मुझे बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन फिर वक्त के साथ साथ जैसे जैसे मेरे हालात खराब होते गए वैसे वैसे नाजिया के मिजाज में भी तलखी आती गई। इसके साथ ऊपर तले के दो बच्चों ने ये कसरत पूरी कर दी। अब वो दोनों सारा दिन इसे नचाते रखते और वो भी इनके पीछे भाग भाग कर थक जाती। अभी भी नाजिया की तेज आवाज मुझे होश की दुनिया में ले आई और वो इस वक्त मेरे छोटे बेटे को डांट रही थी जिसने सारा दूध फर्श पर गिरा दिया था। नाजिया ने इसे डांटते हुए दो लगा दिए और फिर फर्श को पोछा लगाकर साफ करने लगी, जबकि मैं सारे मंजर से उकता कर उठ के गुस्ल खाने में नहाने चला गई। मैं कदरे बेहतर महसूस कर रहा था, इसीलिए सीधा बावर्ची खाने में नाजिया से मुखातिब हुआ। नाजिया, अगर कुछ नाश्ता है तो दे दो ताकि मैं फिर काम पर जाऊं। मैंने नाजिया से ये कहा तो मेरी आवाज सुनते ही वो शुरू हो गई, हाँ हाँ, यहाँ तो खजाने रखे हुए हैं, मैं निकाल निकाल कर खर्च करती रहूंगी और तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे खाने बनाकर पेश कर रहूंगी। आखिर मैं पूछती हूँ कि कब हमारे हालात बदलेंगे, कब हम सुबह ये सूखी रोटी और पतली चाय पीने से बेहतर कुछ अच्छा खाएंगे। नाजिया ने दोबारा से हालात का रोना रोया, जबकि मैं इसे सिर्फ एक नजर देख कर रह गया, क्योंकि मुझे पता था कि सफाई देने या वजाहत पेश करने का कोई फायदा नहीं है। नाजिया के दिल में जो आएगा वो बोलती रहेगी और इसी तरह खर्चों का रोना रोती रहेगी। ताहम मैंने अंदर से अपना थैला उठाया और बाहर वाले दरवाजे की तरफ बढ़ा। अब ये रोज का ही मामूल बनता जा रहा था कि मैं हर दूसरे दिन बगैर नाश्ते के ही काम पर चला जाया करता था। शायद नाजिया को इस बात की कोई परवाह नहीं होती थी। अभी भी मेरे गुस्से से निकलने को इसने महसूस नहीं किया। ताहम मैं भी इसी तरह घर से निकल आया और शहर के मशहूर कपड़ा मार्केट चला आया। ये मार्केट शहर की एक बहुत बड़ी कपड़े की मार्केट थी और यहाँ पर ही एक मशहूर पुलाव वाला होटल था जहाँ पर मैं नौकरी करता था। ये मामूली सी नौकरी मेरे घर का खर्च चलाने के लिए नाकाफी थी, लेकिन मैं क्या करता। मेरे पास इस वक्त ना तो कोई काम करने के लिए पैसे थे और ना ही कहीं और नौकरी मिल रही थी। यही वजह थी कि मैं बड़ी मुश्किल से ये नौकरी हासिल करने में कामयाब हुआ था और अब इसी को गनीमत समझते हुए मैं सुबह 9 बजे यहाँ पर आ जाता और रात 10 बजे तक यहीं पर काम करता रहता। यहाँ का पुलाव बहुत मशहूर था। यही वजह थी कि यहाँ पर हर वक्त एक रश लगा रहता था और देखते ही देखते देवों की देगें खाली हो जाया करती। मैं दोपहर का खाना तो यहीं पर खा लेता था, लेकिन शाम का घर से जाकर खाता था। मालिक ना तो बहुत अच्छा था और ना ही नर्म मिजाज, बस वो अपने काम से काम रखता था और इसे बस अपना काम चाहिए होता था। इसीलिए मैं अपने काम में कोई कोताही नहीं बरतता था। सारा दिन यहीं पर काम में लगा रहता था और काम काज से फारिग होके घर पर जाकर आराम करने की कोशिश होती थी, लेकिन घर जाकर नाजिया की चीख चीख सारे दिन की मेहनत पर पानी फेर देती थी। वो ना जाने कैसे इतना बोल लेती थी और फिर जिस तरह वो चीख कर बोलती थी
मुझे वो अच्छा नहीं लगता था। मैं कई बार इसे इस बात से मना कर चुका था, लेकिन वो बात ही नहीं आती थी। अभी भी मैं गुस्से में घर से निकल गया था, लेकिन इसे जैसे इस बात के कोई फर्क नहीं पड़ा था। वो तो दोबारा से अपने मामूल में मसरूफ हो गई थी, लेकिन मैं भूखे पेट ही घर से निकल आया था और अब दोपहर को ही होटल से कुछ खा लेता। अभी तब तक ऐसे ही वक्त गुजारना था। मुझे शायद ये नौकरी और ये तंगदस्ती इतनी भी बुरी ना लगती अगर नाजिया का मिजाज मेरे साथ अच्छा रहता। अगर वो मुझे घरेलू सुकून देने की कोशिश करती तो मैं भी शायद पुरसुकून होता और अपने हालात की बेहतरी के लिए कोशिश करता, लेकिन ऐसा ना हो सका। ना जाने नाजिया क्यों इतनी बेसब्री हो गई थी कि अब इसे ऐसा लगता था जैसे हमारे घर के हालात बदलेंगे ही नहीं, और वो हर वक्त नाशुक्री ही करती रहती थी, जबकि मैं इसे कई बार मना कर चुका था कि ऐसा ना करो। ना जाने अल्लाह को कौन सी बात नापसंद आ जाए, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुनती थी और अपनी ही करती रहती थी। दुकान पर आकर भी मैं नाजिया के बारे में ही सोच रहा था और सोच सोच कर मुझे तासुफ होता जा रहा था। शादी के शुरू के दिनों में वो कितनी अच्छी, नर्म मिजाज और मोहब्बत करने वाली बीवी थी। शादी का एक पहला साल इतनी आसानी से गुजर गया था कि मालूम ही नहीं हुआ। और फिर जब मेरे पहले बेटे की पैदाइश हुई तो इसकी पैदाइश के वक्त नाजिया काफी बीमार हो गई थी और काफी दिन तक इसकी तबीयत खराब रही थी। मैंने हस्बुल इम्कान कोशिश इसका ख्याल रखने की थी, और फिर कुछ अरसे के बाद जब इसके ऊपर दोबारा घर की जिम्मेदारियां और इसके साथ साथ ही एक बच्चे की जिम्मेदारी पड़ी तो वो कुछ चिड़चिड़ी हो गई और फिर इसके मिजाज की नरमी आहिस्ता आहिस्ता कहीं खो गई। वो मेरे साथ भी इसी चिड़चिड़ेपन और तंग मिजाजी से बात करने लगी। शुरू शुरू में तो मैंने इसकी जिम्मेदारी और मसरूफियात को समझते हुए नजरअंदाज किया, लेकिन जब ये बेजारियत और तेजी इसके मिजाज का हिस्सा बन गई तब मुझे एहसास हुआ और मैंने इसे टोकना शुरू किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब नाजिया आम लहजे में बात करती ही नहीं थी। नरमी तो कहीं दूर की बात थी, नाजिया का मिजाज इतना तीखा हो गया था कि वो हर वक्त चिड़चिड़ी हो रही थी। और फिर एक के बाद दूसरे बेटे की पैदाइश ने भी इसके साथ यही कुछ ही किया था। तब फिर इसका मिजाज और ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया और वो अपने से ज्यादा तीखे मिजाज में हो गई थी। मैं अपने पुराने दिनों को याद करता और उदास होता रहता। नाजिया की सख्त मिजाजी ने मेरे मिजाज पर बहुत असर डाला था। मैं जो पहले ही कम गो था, पहले ही किसी से बात कम करता था, अब तो जैसे एकदम खामोश सा रह गया था। अभी मैं इन्हीं ख्यालों में गुम था कि मुझे एक नर्म सी आवाज सुनाई दी, भाई आपके पास पुलाव होगा, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं एकदम चौंक कर हाल में पलटा तो सामने ही एक सफेद रंग के लिबास में एक औरत खड़ी थी। इसके चेहरे पर बहुत नरमी थी। लिबास चेहरे से वो किसी अच्छे घर की दिखाई देती थी। मैंने सर हाँ में हिलाया और कहा, जी पुलाव है, आप बैठे, मैं प्लेट लगवा देता हूँ। लेकिन वो कहने लगी, दरअसल मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मुझे भूख बहुत लगी है। मैं बाजार आई थी और मेरा पर्स कहीं खो गया है। अब वापस जाने का किराया भी नहीं है और आप मेहरबानी करें तो मुझे ऐसे ही पुलाव खिला दें। मैं जब अगली बार बाजार आऊंगी तो पैसे दे दूंगी। इस औरत ने बड़े लजाहत से कहा। ना जाने इसके लहजे में ऐसा क्या था कि मैंने फौरन हामी भर ली और कुछ देर सोचने के बाद इसे कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अपनी जेब से आपके पुलाव के पैसे अदा कर देता हूँ, आपको वापस करने की भी जरूरत नहीं। मैंने ये कहते हुए गरम गरम पुलाव की प्लेट इसके लिए तैयार करी। बड़ी मामूनियत से इस औरत ने वो प्लेट पकड़ी और मेरा शुक्रिया अदा करते हुए वहां से चली गई। मेरे अपने हालात तंग थे और 3.5 सूखी पुलाव की प्लेट मेरे 2 दिन का खर्चा चलाने के लिए काफी थी। लेकिन इस वक्त चूंकि वो औरत एक फरियादी बनकर आई थी तो मैंने इसे मना नहीं कर सका। आपको पता है क्या करना है, मेरा बाकी का दिन आज का काफी अच्छा गुजरा था। ना जाने क्या बात थी, इस औरत के जाने के बाद मैं काफी अच्छा महसूस करने लगा।
और अब जैसे ही शाम हुई तो काम से फारिग होने के बाद मैं घर आ गया। आज खिलाफ मामूल घर में भी बहुत खामोशी थी। नाजिया मुझे कहीं दिखाई नहीं दी तो मैं अंदर कमरे में चला आया तो नाजिया सर पर दुपट्टा बांधे बैठी हुई थी। मेरे पूछने पर पता चला कि इसके सर में बहुत दर्द है और सुबह से वो बुखार में मुब्तला है, जिसकी बदौलत आज इसने खाना भी नहीं पकाया। मैं परेशान हो गया, इसे हाथ लगाकर देखा तो वाकई बहुत तेज बुखार था और बुखार से वो तप रही थी। बच्चे दोनों इससे करीब ही खेल रहे थे। मैं फौरन उल्टे कदमों वापस आया, नाजिया के लिए दवा ली और अपने ही होटल से खाना पैक करवा कर आया। बच्चों और नाजिया को खाना खिलाने के बाद मैंने नाजिया को दवा दी और तब तक वो सो चुकी थी। मैं भी बच्चों को लेकर बिस्तर पर लेट गया, लेकिन ना जाने क्या बात थी, आज मेरी आंखों में नींद कोसों दूर थी। वरना इससे पहले तो यही होता था कि जैसे ही मैं होटल से वापस आता इतना थका हुआ होता था कि अक्सर खाना खाने के बाद होश ही नहीं रहता और बिस्तर पर गिरते ही देर हो जाता। आज नींद भी नहीं आ रही थी और फिर अचानक ही मुझे इस औरत का ख्याल आ गया। देखने में तो वो अच्छे घराने की लग रही थी, लेकिन ना जाने क्या बात थी, इसने मुझसे ऐसा कहा। अब ना जाने वो बात सच थी या झूठ थी, लेकिन उसकी मदद करके मुझे दिली तौर पर खुशी हुई थी। इस तरह की सोचों में मैं घिरा हुआ था। मैं कब सो गया मुझे कुछ खबर ना हुई। अगले दिन खिलाफ तवक्को घर पर काफी खामोशी थी, जिसकी बदौलत मैं भी देर से उठा। लेकिन नाजिया अभी तक सो रही थी। शायद दवा के जेरे असर इसे सुकून हुआ था, जिसकी बदौलत वो अभी तक सो रही थी। बच्चे उठकर इसके पास ही खेल रहे थे। मैंने बच्चों को नाश्ता वगैरह करवाया और फिर नाजिया को आवाज देकर इसे भी नाश्ता दिया और दवा देकर इसे आराम करने की तलकीन करता हुआ होटल पर आ गया। वैसे तो मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं आज होटल पर जाऊं, क्योंकि नाजिया की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन मेरा जाना भी जरूरी था। अगर आज मैं होटल पर ना जाता तो मालिक दिहाड़ी काट लेता और मैं ये नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता था। पहले ही मैंने इस औरत को पुलाव के पैसे खुद अदा किए थे और अब जब छुट्टी कर लेता तो दिहाड़ी कट जाती, मैं तो डबल नुकसान हो जाता। यही सोचता हुआ होटल पर चला आया और अपने मामूल के कामों में मसरूफ हो गया। दोपहर तक मुझे फुर्सत नहीं मिली और फिर दोपहर के वक्त फिर से मुझे इस औरत की आवाज सुनाई दी। सलाम करने के बाद इसने मेरा हाल अहवाल पूछा तो मैं भी खुश दिली से इसे जवाब दिया। आज भी वो अच्छे लिबास में सामने मौजूद थी और इसके चेहरे पर बशाशत और ताजगी थी। कहने लगी, मैं कल के लिए माजरत चाहती हूँ। कल मेरे पास रकम नहीं थी, जिसकी बदौलत मैं पैसे अदा नहीं कर सकी थी, लेकिन आज मैं आपके पैसे वापस करने आई हूँ। इसने ये कहते हुए अपने पर्स से 1000 का नोट निकाला, लेकिन मैंने इसे मना कर दिया और कहा कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मैंने कल ही आपसे कहा था कि पैसों को रहने दें। कोई बात नहीं, लेकिन वो बजिद हो गई और कहने लगी, तुम भी यहाँ पर मुलाजिम हो और मैं जानती हूँ कि यहाँ पर इतनी तनख्वाह नहीं होगी। तुम्हें भी अपना घर चलाना है, इसीलिए खामोशी से ये पैसे रख लो और मुझे 2 प्लेट पुलाव और पैक कर दो। इसने कहा तो मैंने पुलाव की प्लेटें जल्दी से पैक करके इसे पकड़ाई और इसने रकम मेरी तरफ बढ़ा दी। ये रकम 3 प्लेटों से ज्यादा ही थी। मैंने पैसे वापस करना चाहे तो इसने नहीं लिए और कहने लगी, अपने पास रख लो और अपने बच्चों के लिए फ्रूट लेकर जाना। मैं हैरान सा रह गया, ताहम खामोशी से रकम रख ली, लेकिन ना जाने क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। आज तक मैंने कभी किसी की मदद कबूल नहीं की थी। अम्मा अब्बा ने हमेशा खुददारी का दर्ज दिया था और मेरी भी कुछ ऐसी ही नियत होती थी। मैं कभी दूसरों की मदद कबूल नहीं करता था। मेरे दिल पर एक अजीब सा भारी बोझ पड़ गया। वो औरत ना होती तो शायद मैं इसके साथ बहस भी कर लेता, लेकिन मैं इसके एहतराम की वजह से खामोश हो गया और खामोशी से पैसे अपने पास रख लिए। आज मैं वैसे ही होटल से जल्दी घर आ गया था, क्योंकि नाजिया की तबीयत ठीक नहीं थी और मैंने मालिक को बताकर पहले ही छुट्टी ले ली थी। घर
आया तो नाजिया ये पहले से कुछ बेहतर थी। मैंने इससे तबीयत के बारे में पूछा तो इसने बशाशत में जवाब दिया कि हाँ, पहले से बेहतर हूँ। अब मैंने इससे दवा का पूछा तो दवा खा चुकी थी और बच्चों को भी खाना खिला चुकी थी। मैं मुतमईन सा हो गया। आज नाजिया बहुत खामोश सी थी। शायद तबीयत ठीक नहीं थी, इसी वजह से कुछ बेजार सी लग रही थी, लेकिन मुझे वो इस हालत में बहुत अच्छी लग रही थी। आज कितने अरसे के बाद इसे मैंने इतना संजीदा से रूप में देखा था। ताहम मैं इसके पास ही बैठ गया और इसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहने लगा, नादिया, तुम परेशान मत हुआ करो। मैं भी अपने हालात के बारे में अच्छे से जानता हूँ और इस बारे में परेशान रहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, अभी मेरा बस नहीं चल रहा। लेकिन जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं अपने काम सेट कर लूंगा। तुम फिक्र मत करो, जल्द ही हम भी अच्छा खाएंगे और हमारे भी बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे। मैंने नाजिया से वादा करते हुए कहा तो वो भीगी आंखों से मेरी तरफ देखते हुए आहिस्ता आहिस्ता सर हिला गई। ना जाने क्या बात थी, इसकी ये खामोशी मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। इसीलिए मैंने इससे कहा, नाजिया, तुम बेशक ऊंची बोल लो, तेज तेज बोल लो, लेकिन बातें करो मुझसे। तुम्हारी आवाज इस घर में गूंजती हुई चाहिए। इस तरह तुम खामोश खामोश अच्छी नहीं लग रही हो। मेरा दिल उदास हो रहा है। मैंने नाजिया से कहा तो वो जोर से हंस दी और कहने लगी, आपको तो मेरी आवाज बहुत तेज लगती थी और अक्सर आप गुस्सा करते रहते थे, फिर आज क्या हो गया? नाजिया ने शरारतन मुझे कहा तो मैं हंस दिया और कहने लगा, बस तुम्हारी इस तेज आवाज की आदत हो गई है। मैंने शरारत से नाजिया की तरफ झुकते हुए कहा तो वो भी हंस दी। आज इतने दिनों बाद घर का हल्का फुल्का माहौल और नाजिया का मिजाज अच्छा हुआ था और मेरे मिजाज पर भी इसका बहुत अच्छा असर डल रहा था। मुझे आज घर में बैठने का और अपनी फैमिली में वक्त गुजारने का बहुत मजा आ रहा था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मेरी खुशियों की मुद्दत इतनी मुख्तसर होगी। हमारी खुशियों को ना जाने अचानक कैसे नजर लग गई, मैं समझ ही ना सका। अगले दिन मामूल के मुताबिक होटल पर चला आया। आज मैं बहुत खुशी खुशी आया था। आज नाजिया ने नाश्ता भी बहुत मजे का बनाया था और बच्चों के साथ बातें करते हुए मेरा वक्त भी बड़ा अच्छा गुजरा था। यूं मैं बहुत मुतमईन सा होकर घर से निकला था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि आज का दिन मेरी जिंदगी का नया दिन बन जाएगा। मैं अपने काम में मामूली की तरह मसरूफ था कि दोपहर के वक्त एक आने वाले फोन कॉल ने मेरी तबीयत इतनी परेशान कर दी कि मैं भागा भागा अस्पताल गया। वो फोन कॉल नाजिया की तरफ से थी और वो रोते हुए कह रही थी कि आप जल्दी अस्पताल आ जाएं, छोटा छत से गिर गया है और इसके सर से बहुत खून बह रहा है। नाजिया मुसलसल रो रही थी और इसकी आवाज बहुत घबराई हुई थी। इसका फोन सुनकर मैं खुद बेहद परेशान हो गया और इसी तरह भागा हुआ अस्पताल की तरफ चला आया। मेरा बेटा इस वक्त इमरजेंसी में दाखिल था और डॉक्टर इसकी जान बचाने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। नाजिया सामने ही मुझे परेशान हालत में मिल गई थी। मैं इससे ये पूछ ही ना सका कि ये सब कैसे हुआ और मुझे देख कर रोने लगी और सीधी मेरे गले लग गई। इतनी देर में डॉक्टर हमारे पास आए, चिल्लाता आया और कहने लगा, बच्चे के सर से बहुत खून बह गया है। एक तो खून का बंदोबस्त करें और दूसरा काउंटर पर पैसे जमा करवाएं ताकि बच्चे का ऑपरेशन किया जा सके। ऑपरेशन के बगैर कोई चारा नहीं है। इसके दिमाग की अंदरूनी हड्डी पर चोट लगी है। डॉक्टर ने पैसेवार अंदाज में गाइड किया और चल दिया, जबकि मैं और नाजिया सरागमी की हालत में एक दूसरे को देख कर रह गए। आखिर मैं इतने पैसे कहाँ से लेकर आता? आखिर इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त मैं कैसे करता? खून का बंदोबस्त तो कहीं ना कहीं से हो ही जाना था। मैं अपने खून की एक एक बूंद देकर अपने बेटे की जान बचा लेता, लेकिन इतनी ज्यादा रकम मैं कहाँ से लेकर आता? मैंने अस्पताल के फर्श पर बैठता चला गया। नाजिया ये भी मेरी परेशानी से आगाह थी। वो मेरे करीब ही बैठ गई और मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे दिलासा देने लगी और कहने लगी, फिक्र मत करो, कुछ ना कुछ इंतजाम हो जाएगा। मेरे पास कुछ पैसे बचे हुए पड़े हैं, लेकिन वो तो सिर्फ 2-4 हजार है। मैं मोहल्ले में किसी से उधार ले लेती हूँ। ये कहते भी नाजिया एकदम उठी
लेकिन میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور کہا تمہیں پتا تو ہے محلے کے لوگ بھی ہماری ہی طرح دہاڑی لگاتے ہیں اور اس طرح روز کی دہاڑی روز ہی فرض ہو جاتی ہے، ہمیں کوئی کیسے ادھار دے گا اور پھر اتنی بڑی رقم کا بندوبست کرنا ہمارے لیے ناممکن ہے۔ میں وہیں پر بیٹھ کر اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ مجھے اپنا آپ اس وقت بہت زیادہ بے بس لگ رہا تھا کیونکہ میرا بچہ اندر زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھا اور میں صرف پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اس کا علاج نہیں کروا پا رہا تھا۔ اتنے میں مجھے اپنے قریب ایک خاص خوشبو محسوس ہوئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ خوشبو پہلے بھی کہیں محسوس ہوئی تھی، لیکن یاد نہیں آ رہا تھا۔ وہ خوشبو اتنی اچھی تھی جو مجھے پرسکون کر رہی تھی۔ میں نے ایک دم سر اٹھایا تو اپنے سامنے ایسی عورت کو موجود دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ یہ وہی عورت تھی جو اس دن میرے ہوٹل پر آئی تھی اور جسے میں نے فری میں چاول دے دیے تھے۔ اب وہ سامنے کھڑی مجھے دیکھ رہی تھی اور کہنے لگی کیا ہوا تمہیں، آخر ایسے کیوں رو رہے ہو؟ میں یہاں سے گزر رہی تھی تو تمہیں روتے دیکھا تو چلی آئی، سب خیریت تو ہے؟ اس نے بڑے مہربان لہجے میں پوچھا۔ نازیہ خاموشی سے کبھی مجھے اور کبھی اس عورت کو دیکھ رہی تھی، جبکہ میں نے اسے مختصر اپنے بیٹے کی حالت کے بارے میں بتا دیا، جسے جان کر وہ بھی بے حد پریشان ہو گئی اور کہنے لگی مجھے بہت افسوس ہوا ہے۔ اگر تمہیں کوئی پریشانی ہے یا پیسوں کی ضرورت ہے تو مجھے بتاؤ، میں تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں۔ اس عورت نے بڑے مہربان لہجے میں کہا تو میرے چہرے پر پرکشش وبچ کے تاثرات عمدائے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس کی مدد قبول کروں یا نہیں۔ میں نے نازیہ کی طرف دیکھا تو جیسے وہ میری نظروں کا سوال پا کر آہستہ سے سر ہلا کر رہ گئی، اور پھر میں نے اس عورت کی مدد قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا کیونکہ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ اس عورت نے میری طرف کچھ رقم بڑھائی اور کہنے لگی ابھی تو میں یہاں پر کسی خبر گیری کے لیے آئی تھی، میرے پاس زیادہ رقم نہیں ہے، لیکن تم یہ رقم کاؤنٹر پر جمع کروا کے آؤ، اپنے بیٹے کا آپریشن شروع کرواؤ، میں تمہیں باقی رقم بھی پہنچا دوں گی۔ اس عورت نے بڑے مہربان لہجے میں مجھے کہتے ہوئے رقم پکڑا دی، جسے میں نے اس سے تھام لیا۔ میری نظریں جھک گئی تھی کیونکہ میں اس کے احسان زیر اثر آ گیا تھا، تاہم اس وقت مجبوری تھی۔ میرے لیے میری خودداری سے زیادہ میرے بیٹے کی زندگی اہم تھی، اسی لیے میں نے اس کی مدد قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں نے رقم تھام کر اسی وقت کاؤنٹر پر جمع کروا دی اور بچے کے آپریشن کے سلسلے میں تیاریاں شروع ہو گئیں۔ میرا خون میرے بیٹے کے ساتھ میچ کر گیا تھا۔ میں نے خون کی بوتل بھی جمع کروا دی۔ یہ وقت مجھ پر اور نازیہ پر قیامت بن کر گزر رہا تھا۔ ایک ایک لمحہ ہم دونوں پر بھاری تھا۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے اس صورتحال سے نکلیں۔ اللہ نے غیبی مدد کی تھی جو وہ عورت فرشتہ بن کر چلی آئی۔ اگر وہ بھی نہ آتی تو پھر ہم کس طرح اس مصیبت سے نکل پاتے؟ میں کیسے اتنی بڑی رقم کا بندوبست کر پاتا اور کس طرح اپنے بیٹے کی جان بچا سکتا؟ میں یہ سوچتا بھی تو میرا روا روا کانپ اٹھتا۔ لیکن اب جس طرح اس عورت نے میری مدد کی تھی میں دل سے اس کا ممنون ہو گیا تھا۔ اور پھر آپریشن ختم ہونے سے پہلے پہلے وہ دوبارہ چلی آئی اور پریشانی سے میرے بیٹے کے بارے میں دریافت کرنے لگی۔ اس کے آنے سے جیسے مجھے ایک دم سکون کا احساس ہوا، جیسا لگ رہا تھا جیسے میری پریشانی ختم ہو گئی ہو۔ بہت مطمئن سا ہو گیا تھا۔ میں اپنی کیفیت پر حیران تھا، تاہم میں نے اسے کہا کہ اب آپریشن چل رہا ہے، آپ دعا کریں۔ وہ بھی وہیں پر کھڑی ہو گئی اور جب تک آپریشن چلتا رہا وہ وہیں پر رہی۔ میں بے حد حیران تھا، آخر اتنی مہربانی کون کرتا ہے؟ کون اپنا قیمتی وقت نکال کر کسی کے لیے اس پریشانی میں کھڑا ہوتا ہے؟ تاہم جب بیٹے کے آپریشن کی کامیابی کی خبر سنی تو بے اختیار میں زمین پر سجدے زیر ہو گیا۔ نازیہ کا بھی یہی حال مجھ سے مختلف نہیں تھا، لیکن ہم لوگوں سے زیادہ وہ خوش تھی اور اس کے چہرے پر ایک سچی خوشی دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے اس کا بہت شکریہ ادا کیا اور کہا جس طرح آپ نے میری مدد کی ہے میں وہ احساس
एहसान कभी नहीं भुला सकता। आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं हैसियत में कम था, अपने बेटे के इलाज का खर्च नहीं उठा सकता था, लेकिन आप फरिश्ता बनकर मेरे लिए चले आए। मैं अभी इतना ही कह रहा था कि वो चमकती हुई आंखों से मुस्कुराते हुए कहने लगी, ये तो मेरा फर्ज था, मुझे तो आना ही था। इसने कहा तो मैं एकदम चौंक उठा। इसके इस तरह कहने में कुछ अजीब सा एहसास हुआ था और मैंने इससे पूछ भी लिया, क्या मतलब? तो वो कहने लगी, हाँ ना, मुझे तो आना ही था, मैं तुम्हारे बेटे के लिए ही आई थी। मैं एक जिनजादी हूँ और जिन्नात की मलका हूँ। मैं अक्सर भेष बदल कर यहाँ वहाँ घूमती हूँ और अगर किसी को मेरी मदद की जरूरत हो तो मैं इसकी मदद करती हूँ। मैं इस दिन बाजार में भी भेष बदल कर घूम रही थी। तुम कुछ परेशान दिखाई दे रहे थे। मैंने सोचा कि तुमसे मदद मांगती हूँ, देखती हूँ कि तुम कैसे इंसान हो। इसीलिए पर्स गुम हो जाने का बहाना किया और तुमसे खाना मांग लिया। तुमने भी अपना हाथ तंग होने के बावजूद कमाल मेहरबानी करते हुए मुझे एक प्लेट पुलाव की दे दी। मैं बेहद हैरान हुई क्योंकि आजकल कोई भी किसी का इतना नहीं करता जितना तुमने एक अनजान औरत पर भरोसा करते हुए किया। हालांकि तुम्हारे अपने घर के हालात बहुत खराब, जिनकी वजह से तुम इस दिन भी इतने परेशान थे कि तुम्हें इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि तुम कहाँ खड़े हो और क्या कर रहे हो। मैंने वो पुलाव ले लिया और अगले दिन फिर से तुम्हारी दुकान पर चली आई। मैं तुम्हें इसके पैसे लौटाना चाहती थी, लेकिन तुमने लेने से इनकार कर दिया। इस बात ने मेरे दिल में तुम्हारे लिए कदरों मंजिलत बढ़ा दी और मुझे अंदाजा हो गया था कि तुम एक खुददार इंसान हो। यूं तो किसी की मदद कबूल नहीं करोगे, इसीलिए मैंने तुमसे पुलाव की और प्लेटें पैक करवा ली। और फिर जब तुमने कांपते हाथों से पैसे पकड़े थे तो मेरे लिए ये सब कुछ बहुत हैरान कुन था। ताहम मैं इस बात से मुतमईन हो गई थी कि तुम एक खुददार इंसान हो, खुदगर्ज नहीं। बस इस दिन ही मैंने सोच लिया था कि तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन तुम्हारे बेटे के साथ ये हादसा हो गया और तुम अस्पताल पहुंच गए। मैं तुम्हारे होटल गई थी, वहीं से मुझे मालूम हुआ कि तुम अस्पताल हो। मेरा तो यहाँ पर कोई भी नहीं था, मैं तो तुम्हारे लिए ही यहाँ पर आई थी। इसने ये सब कहा तो मैं और नाजिया हैरत से मुंह खोले की खुले की बातें सुन रहे थे। और वो इतनी खूबसूरत जिनजादी होगी, मलका जिन्नात होगी, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। इसीलिए मुझे हमेशा इसके आने पर अजीब सा महसूस होता था। हमेशा ऐसा लगता था जैसे कोई अपना आया हो। मैं इसके आने पर एक अजीब सी खुशी महसूस करता था, जैसे वो खुशबू मुझे अपने हिसार में ले रही हो, जैसे वो खुशबू मुझे अपना मान दे रही हो। अस्पताल में भी ये 2-3 दिन बहुत मुश्किल गुजरे थे। मैं और नाजिया इन दिनों में एक दूसरे के और करीब आ गए थे। वो जिनजादी मलका जिन्नात रोज मेरे बेटे की खबर लेने आती थी और रोजाना इसके लिए ढेरों चीजें लेकर आती थी। अब तो इसके आने की मेरे बेटे को भी आदत हो गई थी और वो खुद भी बहुत खुश था। अस्पताल का बिल कितना बना कितना नहीं, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं। वो इसी मलका जिन्नात ने अदा किया था। मैं तो बस खुशी से सही सलामत अपने बच्चे को घर वापस लेकर आया था। डॉक्टर ने अभी बहुत ज्यादा एहतियात बताई थी और इसके अलावा दवाइयाँ और खुराक का ध्यान रखने को कहा था। मैं डॉक्टर की हिदायत बगौर सुन रहा था। मुझे थोड़ी सी तशवीश थी क्योंकि दवाइयाँ बहुत महंगी थी। अब मैं बार बार तो इससे मदद नहीं मांग सकता था, लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं होटल के मालिक से कुछ पैसे कर्ज ले लूंगा और थोड़े थोड़े कर कर अपनी तनख्वाह से कटवा दूंगा। लेकिन जब मैं 4 दिन के बाद काम पर वापस पहुंचा तो होटल के मालिक ने मुझे काम पर रखने से इनकार कर दिया। इसका कहना था कि बिना बताए तुमने 4 छुट्टियां कर ली, काम का कितना हर्ज हुआ। तुमने एक बार भी होटल के बारे में नहीं सोचा। तुम्हें अंदाजा भी है कि मुझे कितनी मुश्किल हुई थी। होटल का मालिक इतनी ही बात कहे जा रहा था, हालांकि मैंने इसे बता भी दिया कि मेरे बेटे का मसला बन गया और मुझे अचानक जाना पड़ा, लेकिन वो नहीं माना और इसने मुझे नौकरी से निकाल दिया। मेरे कुछ बचा बकाया चार्ज रहते थे, वो मुझे अदा कर दिए गए। मैं बहुत परेशान था और इसी परेशानी के आलम में घर वापस आ गया।
नाजिया ने मुझे जल्दी आते देखा तो पूछने लगी, क्या हुआ, सब खैरियत तो है? आज आप बहुत जल्दी आ गए। तो मैंने इसे एक नजर देखते हुए सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर वो भी खामोश हो गई, क्योंकि इसे मालूम था एकदम से बेरोजगार हो जाना कितनी बड़ी मुश्किल होती है। साहब, मैंने सब्र किया, खामोशी से अपने बेटे का इलाज करवाने लगा। अपने बकाया जात से मिलने वाली रकम से मैंने अपने बेटे की दवाइयाँ खरीद ली, और फिर अभी 2 दिन ही गुजरे थे कि आज वो दोबारा चली आई। वो परेशानी से मुझसे दरियाफ्त करने लगी, आखिर तुम होटल क्यों नहीं आ रहे? तो मैं 2-3 दिन से मुसलसल जा रही हूँ, लेकिन तुम यहाँ पर नहीं आ रहे। फिर मैंने तुम्हारे मालिक से पूछा तो पता चला कि तुम्हें काम से निकाल दिया गया है। क्या वजह है इस बात की? इस बात ने बड़ी नरमी से पूछा तो मैंने इसे सब कुछ हकीकत में बता बैठा और कहा, अगर मालिक मुझे काम से ना निकालता तो क्या हो जाता, मेरी मुश्किल हल हो जाती। लेकिन इसने भी हामी नहीं भरी थी। मेरी बात सुनकर मलका जिन्नात ने सर हिला दिया और फिर बच्चे के इलाज के बारे में पूछने लगी। मैंने इसे सब कुछ बता दिया। इसने बच्चे के इलाज के लिए कुछ पैसे दिए और कहने लगी, इन पैसों से दवाइयाँ और खुराक ले आना। इसे दवाइयों के साथ साथ खुराक की भी बहुत जरूरत है। तो मैं मुतमईन सा हो गया, लेकिन बहरहाल जो काम की परेशानी थी वो तो अभी तक बरकरार थी। इस दिन वो मलका जिन्नात मेरे बेटे के लिए फिर से एक फरिश्ता बनकर आई थी। मेरे बेटे का इलाज तो हो गया था और वो अब पहले से काफी बेहतर था, लेकिन मुझे अपने काम की परेशानी थी। मैं अब रोज काम के लिए जा रहा था और काम ढूंढता था, लेकिन अभी तक मुझे इसमें कामयाबी नहीं हुई थी। कहीं पर भी मुझे काम नहीं मिल सका था। गर्मी पूरे उरूज पर थी और मैं गर्मी में ही सारा दिन काम ढूंढता रहता, लेकिन किसी ने भी अभी तक मुझे काम पर नहीं रखा था। मुझे कई मायनों में तशवीश लाहक थी और परेशानी हो रही थी, लेकिन क्या करता, सिवाय काम ढूंढने के मेरे पास अभी और कोई चारा नहीं था। और फिर उन दिनों में घर में मौजूद तकरीबन हर शय खत्म हो चुकी थी। राशन से भी 1-2 दिन ही गुजरने थे और फिर राशन भी खत्म हो जाना था। नाजिया ने आज ही मुझे इस परेशानी के बारे में आगाह किया था। वो खुद भी बहुत परेशान थी, क्योंकि काम का मसला हल नहीं हो रहा था और फिर बेटे की वजह से जो मुश्किल आई थी, इसने इसे निचोड़ कर रख दिया था। इसकी आवाज तो जैसे कहीं खो गई थी। वो इस पर तेज तेज चिल्लाकर बोलना जैसे अब वो भूल चुकी थी। मैं इसे देखता तो हैरान होता, क्योंकि इसकी अपनी सेहत भी आदी नहीं रही थी। और फिर इन्हीं दिनों में जब मैं एक दिन काम ना मिलने की वजह से परेशान था और बाजार में मौजूद एक जगह पर बैठ गया, मुझे शदीद मायूसी हो रही थी और दिल चाह रहा था कि मैं फूट फूट कर रोने लगूं। अगर काम का बंदोबस्त हो जाता तो आमदनी का जरिया बन जाता और मुझे भी असर होता कि जल्दी या बदतरीन मैं इन पैसों से राशन खरीद ही लूंगा। लेकिन अब जब के काम नहीं मिला था तो घर पर मौजूद राशन 1-2 दिन के बाद खत्म हो जाना था और फिर शायद हमें फाके करने पड़ते। मुझे अपनी तो इतनी फिक्र नहीं थी, नाजिया और बच्चे का ख्याल था। कभी भी इन्हें फाके करने पर मजबूर नहीं कर सकता था। मेरी गैरत ये गवारा नहीं करती थी। मैं इससे पहले ही काम ढूंढना चाहता था और फिर मेरे जहन में एक ख्याल आया कि मैंने सोचा, क्यों ना मैं दिहाड़ीदार मजदूरी का काम कर लूं। काम सख्त जरूर था और गर्मी भी बहुत ज्यादा थी, लेकिन इस वक्त इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। इसीलिए मैंने इस तरफ चल पड़ा जहाँ पर मजदूर मौजूद होते हैं और अक्सर लोग इन्हें वहां से उठाकर काम के लिए ले जाते हैं। मैं भी वहीं आकर बैठ गया, लेकिन मेरी किस्मत से मुझे यहाँ भी काम नहीं मिला। अगले दिन भी मैं यही सोच कर यहाँ पर आ बैठा, शायद अब काम का बंदोबस्त हो जाए और मुझे दिहाड़ी मिल जाए। लेकिन सारा दिन धूप में बैठे रहने के बाद काम नहीं हुआ और मैं शाम को खाली हाथ घर चला आया। मैं इस वक्त शदीद मायूस था और परेशानी के मारे मेरा सर दर्द से फटे जा रहा था। मुझे इस बात की फिक्र थी कि आखिर नाजिया और बच्चों को क्या जवाब दूंगा। आज अगर घर पर खाना ना पका तो इन्हें क्या बताऊंगा। लेकिन घर पर पहुंचकर मेरी हैरत की इंतहा न रही जब दरवाजे पर ही पुलाव की खुशबू ने मेरा इस्तकबाल किया। मैंने बेहद हैरान होकर
اسی حیرانگی میں اندر داخل ہوا تھا، سامنے ہی مجھے ملکہ جنات نظر آ گئی۔ بچے اور نازیہ اس کے قریب ہی موجود تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ پھر اٹھی اور کہنے لگی، آؤ، اور تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ میں حیرانی سے اس کے قریب آیا اور پوچھنے لگا، سب خیریت تو ہے؟ وہ کہنے لگی، ہاں نا، سب خیریت ہے۔ میں پلاؤ لے کر آئی تھی، سوچا تھا کہ مل کر کھاتے ہیں، لیکن تم گھر پر نہیں تھے، تبھی سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اس نے سادگی کے ساتھ وضاحت دی تو میں سر ہلاتا ہوا وہیں پر بیٹھ گیا۔ نازیہ اندر گئی اور پھر برتن لے آئی اور پلاؤ پلیٹوں میں نکال کر سب کو دینے لگی۔ بچوں نے اور نازیہ نے کھانا پیٹ بھر کر کھا لیا، جبکہ نہ جانے کیوں مجھ سے کھانا کھایا نہیں جا رہا تھا، اور میں بس نازیہ اور بچوں کو پیٹ بھرتا دیکھتا رہا۔ وہ جن دادی بھی وہیں موجود تھی، اس نے بھی تھوڑا سا کھانا کھایا تھا، لیکن نہ جانے اس سے پہلے وہ مجھے کہنے لگی، میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ میں اسی طرح متوجہ ہو گیا اور پوچھنا کیا بات ہے، تو وہ کہنے لگی، میں نے تمہارے کام کا بندوبست کیا ہے، 1-2 دن تک تم کام پر لگ جاؤ گے، اس حوالے سے پریشان مت ہونا۔ اس کے کہنے پر میں بے حد حیران ہوا اور کہا، یہ تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی، آپ جس طرح مجھ پر احسان پر احسان کیے جا رہی ہیں، میں آخر اب ان احسانوں کا بدلہ کس طرح چکاؤں گا؟ اس نے ممنونیت سے کہتے ہوئے دیکھا تو وہ کہنے لگی، ارے بدلہ چکانے والی کیا بات ہے، تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ میں کون ہوں، مجھے بس تم خوش چاہیے اور تمہارا خاندان خوشحال رہنا چاہیے، اس نے محبت بھرے انداز میں کہا، اور پھر وہ وہاں سے چلی گئی۔ میں اس کے جانے سے کافی دیر بعد تک یہ سوچتا رہا، آخر ایک دن دادی اتنی مددگار اور مہربان کیسے ہو سکتی ہے؟ اس نے آج تک مجھ سے بدلے کی تمنا نہیں رکھی، اس نے بے ذریعہ میری مدد کی، جس طرح میرے بیٹے کا علاج کروایا، اور پھر اس کے بعد جیسے آج وہ ہمارے گھر چلی آئی۔ اسے معلوم تھا کہ ہمارے گھر میں کھانے اور کھانا پکانے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں ہے، اسی لیے وہ جان بوجھ کر پلاؤ لے کر آئی تھی۔ میں جتنا اس کے بارے میں سوچ رہا تھا، اتنا ہی حیرت زدہ ہو رہا تھا۔ مجھے جیسے اس بات کا یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ میرے ساتھ اتنا مہربان رویہ رکھے ہوئے ہے، لیکن مجھے اب اس بات کا اطمینان ہو گیا تھا کہ میرے کام کا بندوبست ہو جائے گا، کیونکہ اس دن دادی نے مجھے اس بات کی یقین دہانی کروائی تھی، اور میں اس بات سے مطمئن ہو گیا تھا۔ آج تک اس نے جو کہا تھا وہ کیا تھا، اور اب کچھ کرے گی۔ میں واپس بچوں میں آ کر بیٹھ گیا اور بچوں کے ساتھ اپنا وقت گزارنے لگا۔ مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ اتنا وقت گزر گیا۔ نازیہ کہنے لگی، وہ عورت کتنی اچھی ہے، اس نے اپنوں سے بڑھ کر ہماری مدد کی ہے، اپنے لوگوں نے تو ہمیں دھتکار دیا تھا، اس عورت نے ہمیں اپنا سمجھا اور ہماری مدد کی۔ میں جب اسے دیکھتی ہوں حیران ہوتی ہوں۔ نازیہ نے حیرانی سے کہا تو میں مسکرا دیا اور اسے کہنے لگا، ہاں تم سچ کہہ رہی ہو، وہ واقعی ایسی ہے۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ جنات اتنے اچھے بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ لوگوں کے اتنے کام بھی آ سکتے ہیں۔ تمہیں تو پتا ہوگا ہمارے گھروں میں بچپن میں کس طرح ہمیں جنات سے ڈرایا جاتا تھا، اور ان کے بارے میں عجیب عجیب باتیں سنائی جاتی، اور ہم بھی ڈر جاتے تھے اور چھت پر جاتے تھے، اور ہمیں یہی کہا جاتا تھا، سو جاؤ، جن بابا آ جائے گا۔ لیکن آج احساس ہوا کہ جنات تو بہت اچھے اور مددگار ہوتے ہیں، اور اگر اس ملکہ جنات جیسے ہوں تو کیا ہی بات ہے۔ میں بھی دل کھول کر اس کی تعریفیں اور نازیہ سے کہہ رہا تھا کہ اللہ کرے وہ ہمیشہ خوش رہے، اسے اللہ ہمیشہ کامیاب کرے، اور وہ اسی طرح اپنے ارد گرد رہنے والے بے بس اور غریب لوگوں کی مدد کرتی رہے۔ میں نے نازیہ سے کہا تو وہ بھی سر ہلا کر آمین کہنے لگی۔ مجھے سچ میں جن دادی سے بہت زیادہ لگاؤ ہو گیا تھا، اور جس طرح اس کی اپنائیت اور محبت سے میں جیسے بے مول بک گیا تھا۔ اب مجھے اس کا انتظار تھا کہ کس دن وہ آتی اور مجھے کام بتاتی، لیکن 2 دن بعد دروازے پر دستک ہوئی تو کوریئر والا ایک لفافہ دے کر گیا تھا۔ میں بے حد حیران ہو گیا، کیونکہ آج تک ہمیں کبھی کوریئر نہیں آیا تھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ کوئی کوریئر والا آیا، اور مجھے اس بات پر حیرت ہو رہی تھی کہ آخر یہ آیا کہاں سے ہے۔ اور پھر وہ لفافہ جب کھولا اور اس میں موجود کاغذات دیکھ کر میں اور نازیہ بے حد حیران رہ گئے۔
وہ کاغذات ایک ہوٹل کے تھے جو اب ہمارا تھا۔ اس کے اوپر میرا اور نازیہ کا نام لکھا ہوا تھا اور ہم دونوں کے سائن اس پر موجود تھے۔ میں اور نازیہ جتنے بھی حیران ہوتے بے حد کم تھا۔ بیٹھے بٹھائے ایک ہوٹل مل جانا اور اس کے بعد کاروبار کا سنبھلنا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ کچھ دیر کے بعد حیرت کے جھٹکے سے نکلنے کے بعد نازیہ کہنے لگی، آخر یہ کاغذات ہمیں کیوں بھیجے گئے ہیں؟ وہ ہوٹل ہمارے نام کیوں کر دیا گیا ہے اور کس نے یہ کیا ہے؟ نازیہ کے سوالات سر اٹھانے لگے۔ میں نے ایک گہری نظر سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، کیا تمہیں اب بھی سمجھ نہیں آئی کہ یہ کس نے کیا ہے؟ میرے پوچھنے پر وہ آہستہ سے نفی میں سر ہلانے لگی اور کہنے لگی، تمہارا خیال ہے کہ وہ جنزادی؟ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی اور میں نے ہاں میں سر ہلایا، کیونکہ اس کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ تمہارا ایسا کون سا ہمدرد ہے جو اس وقت ہماری مدد کرے گا؟ کسی نے چھوٹے سے آپریشن کے دوران ہماری مدد نہیں کی سوائے اس عورت کے، اور اب آج یہ ہوٹل کے کاغذات بھی اسی کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ یہ ہوٹل بھی اسی نے ہمارے لیے خریدا ہوگا اور اب کام کے لیے ہمیں دے دیا گیا۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے نازیہ سے کہا تو وہ سر ہلانے لگی اور کہنے لگی، ہاں تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، یقیناً یہ اسی کا کام ہے، اسی نے ہماری مدد کی ہے۔ نازیہ نے کہا تو میں نے اسے بتایا، ہاں وہ اس دن جب گھر آئی تھی تب تو اس نے مجھے کام کے حوالے سے کہا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ تم پریشان مت ہونا، ایک دو دن تک تمہارے کام کا بندوبست ہو جائے گا۔ لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ اتنا بڑا ہوٹل خرید کر مجھے دے دے گی۔ میں نے حیرانی سے سب کچھ نازیہ سے کہا تو وہ بھی بے حد حیران تھی۔ تاہم ہم دونوں اس بات سے خوش تھے کہ اب ہمارا اپنا کام ہو گیا ہے، اب ہمیں کوئی بھی کام سے نہیں نکالے گا۔ نازیہ اور میں بے حد خوش ہو گئے اور ہم اسی دن جا کے اس ہوٹل کو دیکھ کر آئے تھے۔ وہ ہوٹل ایک چھوٹا سا 2 کمروں کا ہوٹل تھا۔ یہاں پر کھانا پکانے کا کام بڑی آسانی کے ساتھ کیا جا سکتا تھا۔ اس سے پہلے بھی یہاں پر کھانا پکا کر بیچا جاتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں یہ بند ہو گیا تھا۔ اس دن زادی نے ہمارے لیے یہ خرید لیا تھا تو میں اور نازیہ اسی دن سے وہاں پر کام کرنے لگے۔ ہم نے سب سے پہلے ہوٹل کی صفائی کی اور پھر وہاں پر ایک چھوٹا سا مینیو ترتیب دیا۔ ابھی ہم شروع میں صرف 2-3 ڈش ہی رکھنا چاہتے تھے تاکہ ہم اچھے کام کر سکیں اور اچھا کھانا دے سکیں۔ یہی وجہ تھی کہ ہمارا ہوٹل دنوں میں ہی چل نکلا تھا۔ اس دن کے بعد وہ جنزادی دوبارہ نہیں آئی تھی، حالانکہ میں اس سے ملنا چاہتا تھا اور اسے شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا، لیکن نہ جانے وہ کیوں دوبارہ نہیں آئی تھی۔ مجھے اس کا انتظار تھا۔ نازیہ خود بھی اس سے ملنا چاہتی تھی، وہ بھی اس کا دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ اس کے آنے کی عادت ہو گئی تھی، لیکن اب نہ جانے وہ کہاں غائب ہو گئی تھی، اتنے دنوں سے آ نہیں رہی تھی۔ میرا کام خوب چل نکلا تھا۔ نازیہ کھانا پکا دیتی اور میں ہوٹل پر رکھ کر بیچ دیتا۔ اچھا خاصا منافع بچنے لگا تھا اور ہمارا کھانا پینا اسی سے ہو جاتا تھا۔ اب گھر کے حالات پہلے سے بہتر ہو گئے تھے۔ نازیہ آج کل بہت خوش رہتی تھی۔ اس کے مزاج کا چڑچڑا پن اور تیزی بالکل ختم ہو گئی تھی۔ میں جب ہوٹل سے گھر جاتا تو صاف ستھرا گھر، مسکراتی ہوئی بیوی اور کھیلتے ہوئے بچے میرا استقبال کر رہے ہوتے تو میں شکر ادا کرتا، نازیہ کے ساتھ گپ شپ کرتا اور پھر اپنی پرسکون نیند پوری کرتا، اور یہ سب اس ملکہ جنات کی بدولت تھا۔ ایک دن اس طرح میں ہوٹل پر بے حد مصروف تھا۔ آج اتوار تھا اور اتوار کے دن بازار کے گاہک بہت زیادہ آتے تھے اور اسی وجہ سے میرا ہوٹل بھی چلتا رہتا تھا۔ اتوار کے دن میں ایک اضافی ڈش کے ساتھ ضرور تیار کرواتا تھا۔ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ ہوٹل میں اس وقت کافی گاہک کھانا کھا رہے تھے اور میں فرداً فرد سب کی ضرورت کے مطابق انہیں ہر چیز مہیا کر رہا تھا اور دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ اب مجھے اپنے ساتھ کام کرنے کے لیے ایک لڑکا رکھ دینا چاہیے، کیونکہ میں بھاگ بھاگ کر سب کو کھانا پیش کرتا تھا۔ اور ابھی اسی طرح سوچ رہا تھا کہ اتنے میں مجھے ایک خوبصورت آواز سنائی دی، کیا پلاؤ ملے گا؟
बे इख्तियार मैं चौंक गया और फौरन पलट कर देखा तो वहां पर वही मलका जन्नात मुस्कुराते चेहरे के साथ खड़ी थी। इसने आज भी सफेद रंग का लिबास पहन रखा था और आज भी इसके चेहरे पर इतनी ही ताजगी थी जितनी पहली बार में मैंने देखी थी। मैं बेख्तियार मुस्कुरा दिया और फौरन इसकी तरफ बढ़ा और कहा, अरे आप इतने दिनों बाद आई हैं, मैं और नाजिया कब से आपका इंतजार कर रहे थे। मैंने बेताबी से इसे कहा तो मुस्कुरा दी और कहने लगी, हाँ दरअसल मुझे कुछ जरूरी काम थे, इसी वजह से मैं आ नहीं सकी थी। मैंने इस बात पर सर हिलाते हुए कहा, हाँ मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं और नाजिया आपका शुक्रिया अदा करना चाहते थे। आपने जिस तरह हमारी मदद की और ये होटल हमें खरीद कर दिया, मैं चाहता भी तो सारी जिंदगी लगाकर भी आपका कर्ज अदा नहीं कर सकता। मेरी हर सांस आपके एहसान के जेरे असर है। मैंने मशकूर होते हुए इसे कहा तो वो कहने लगी, ऐसा मत कहो, ये सब तुम्हारी मेहनत की वजह से है, तुम्हारी ईमानदारी और खुददारी की वजह से है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। और मैं बस तुमसे सिर्फ यही चाहती हूँ कि तुम हमेशा मेहनत और ईमानदारी को अपना बनाए रखो। अगर कभी तुम्हें ये लगे कि मैंने तुम पर एहसान किया है तो अपने ही जैसे किसी शख्स की ऐसे मदद कर देना कि वो अपना काम सेट करके अपनी जिंदगी बना सके। इसने आहिस्ता से कहा तो मैंने धीरे से सर हिला गया क्योंकि मुझे इसकी बात समझ आ गई थी। मैंने इसे इसी वक्त पुलाव पैक किया और मुस्कुराते हुए थमा दिया। अब मैं जिंदगी भर इसका शुक्रगुजार हूँ। अगर आपको मेरी ये मशहूर जमाना पुलाव की कहानी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।